हवा में उड़ान भरते इस ड्रोन ने भारत की ड्रोन शक्ति को नई उड़ान दी है, जिसका सबसे ताजा प्रमाण ये तस्वीरें हैं। तकनीक की दुनिया का शहंशाह इजराइल, जिसने सूरत की कंपनी के साथ 10 साल तक सालाना 1000 ड्रोन खरीदने का करार किया है, यानी 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन। कामाकाजी ड्रोन ये जो आप देखेंगे तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी ड्रोन को इजराइल की कंपनी भारत से खरीदेगी। तालिबान और पाकिस्तान का बॉर्डर पे एक एग्रीमेंट हुआ। इससे पहले एक दिन पहले वहां पे स्ट्राइक्स हुई थी, तालिबान की तरफ लोग मारे गए थे, पाकिस्तान की आर्मी को भी कैजुअलिटी झेलनी पड़ी थी। ये एग्रीमेंट जो बॉर्डर पे हुआ था सीज फायर एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे पे शूटिंग नहीं करेंगे। नंबर कौन सा है सीज फायर एग्रीमेंट का, मैं भी भूल गया, पाकिस्तानी आर्मी भी भूल गई और तालिबान भी भूल गए। इतने सीज फायर एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, हर महीने 3-4 कर लेते हैं, 3-4 सीज फायर खत्म हो जाती है। बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में इजराइल ने बल्क ऑर्डर दिया है इंडिया को ड्रोन्स के लिए। इंडिया ने लंबे समय तक इजराइल की तकनीक की सहायता ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ने लंबे समय तक इजराइल की टेक्नोलॉजी खरीदी भी है, उनके साथ में पार्टनरशिप भी की, सब कुछ किया। एक हमारा पुराना दोस्ताना रिश्ता रहा है इजराइल के साथ। अब कुछ हमारे यहाँ के भी कुछ क्रिएटिव माइंड्स हैं, बहुत समझदार दिमाग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसने इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करी, विशेष तौर पर पिछले 1 दशक में, जिसके लिए इजराइल से लेकर अमेरिका से लेकर और कई सारे देश जो हैं वो इच्छुक रहते हैं कि काश ये तकनीक हमको भी मिल जाए। अब लेकिन वो हालांकि वो चीज़ हो नहीं पा रही है, इजराइल को हालांकि मिल रही है, लेकिन हर किसी को इंडिया अपनी तकनीक जो है टेक्नोलॉजी ऐसी देता भी नहीं है। तो इन सबसे बड़े सारे मतलब निकाले जा रहे हैं कि एक तरफ तो बातें निकल रही हैं कि भाई अब ईरान का क्या होगा, अब ईरान किस तरफ जाएगा, ईरान में जो इंस्टेबिलिटी आगे क्या होगा। तो बड़े सारे सवाल आज ईरान के भी सामने हैं। तो ये जो ड्रोन है, यही ड्रोन खास करके इजराइल की कंपनी इसको सूरत से खरीदने वाली, यानी कि भारत से खरीदेगी, जिसके लिए एमओयू हो चुका। कामिकाजी ड्रोन जिसे खरीदने के लिए इजराइल ने सूरत की कंपनी के साथ करार किया है। कामिकाजी ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी इनसाइड एफपीवी का दावा है कि इसे दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी यही खासियत इसे जंग के मैदान का बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। इसका मेन यूएसपी यही है कि आप यहाँ से बैठकर ही इजराइल में आप ड्रोन कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप इजीली आपको जो भी बम्बार्डमेंट करना है राइट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो वो आप इजीली कर सकते हो सिर्फ यहाँ बैठे बैठे। तो हम सूरत में बैठ के आप इजीली इजराइल में जाके वो कंट्रोल कर सकते हो ड्रोन। इतना इजी हम लोग ने बना दिया है। सो अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट, हम लोग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 3 घंटे तक मैक्सिमम हम लोग चला सकते हैं, ड्रोन हवा में रहेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के ड्रोन्स हमने अभी यूक्रेन रशिया वॉर में देखे थे। इनको कामिकाजे ड्रोन्स बोला जाता है। इसमें कैसा होता है, ये जो ड्रोन्स है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्रोन्स है कि आप इसमें कोई भी टाइप का वेपन्स या एम्यूनेशन भर के ये ड्रोन का टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, वहाँ पे टारगेट में जाके ये ड्रोन वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। एंड जो भी एरिया है, मतलब जितने भी स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली ये लाखों का ड्रोन जो है ये करोड़ों का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसको बोलते हैं एफपीवी गॉगल्स, राइट, मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू। अब ड्रोन में एक कैमरा लगा हुआ है। अब वो कैमरा से जो वीडियो ट्रांसमिट होगा वो इसमें दिखेगा। तो जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है, जिसको पायलट बोलते हैं, वो ये गॉगल्स को ऐसे पहन लेगा और यहाँ पे अंदर में डिस्प्ले है जो कि कैमरा से जो भी ड्रोन देख पा रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले में देख के वो जो पायलट है वो कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहले तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो अफगानिस्तान को एक बैकयार्ड मानता था पाकिस्तान, उनकी थियोरी ये थी कि ये तो हमारा बैकयार्ड है। तो और फिर आप जानते हैं कि यूएसएसआर वाला जो पूरा हिस्ट्री रहा कि कैसे पाकिस्तानी एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके यूएसएसआर को वहां से भगाया गया। और इनफैक्ट अगर आप बीच के कुछ सालों पहले के अगर उनके स्टेटमेंट सुनोगे, आपके पाकिस्तान आईएसआई से लेके आर्मी हेड तक, तो सब ऐसे एरोगेंस के साथ बताते थे कि यूएसएसआर का तो ब्रेकअप ही हमने किया है। हमारे जो एजुकेशन कैंपस है वहां से जिहादी जो है ग्रेजुएट होते होते आते रहेंगे और अफगानिस्तान भी हम पूरा हमारा बैकयार्ड मानते हैं।
तो कश्मीर में भी जब चाहिए होगा तब भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये एक थॉट प्रोसेस था। तो जिस दिन यूएस की एग्जिट हुई अफगानिस्तान से, तब से इनका जो डिल्यूजन है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया, क्योंकि तब उनको ये लग रहा था कि अब हम इनको और नया टास्क देंगे कश्मीर वाला। अमेरिका ने जब ऑफर किया था भारत को बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए, तो आपने देखा कि हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ रही कि हम नहीं भेजने वाले कहीं भी बूट्स ऑन ग्राउंड। इनफैक्ट जब एग्जिट के लिए भी नेगोशिएशंस दोहा में होने थे, तब भी भारत ने मना कर दिया कि हम ये नेगोशिएशंस लीड नहीं करने वाले। जहां पे अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, ऐसी कोई टॉक्स को हम लीड नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक we do not have a common working boundary with Afghanistan। ये दोहा को बाईपास करके हम डायरेक्ट नेगोशिएट कर लेते हैं तालिबान से, ठीक है। तो क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसे रोग एलिमेंट्स जब पावर में आते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस समझ में आता है, क्योंकि अब गवर्नेंस उन्होंने खुद ने चलाना है। तो उनको समझ में आ गया कि अगर अफगानिस्तान में कोई डैम बना सकता है तो कौन है, अफगानिस्तान में अगर वीट फूड सप्लाई चाहिए तो कौन है, अफगानिस्तान में अगर ब्रिजेस बनाने हैं तो कौन है, रोड बनाना है तो कौन है, हॉस्पिटल बनाना है तो कौन है, लाइब्रेरीज बनानी है तो कौन है। कुलभूषण यादव ज्यादा सिक्योर्ड है उनके प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर को तो गोली चल चुकी है। प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं, बट कुलभूषण यादव सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। तो ये जो है कि भारतीय डिप्लोमेसी का एक कमाल है। और दूसरा आपको ये समझना है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं करते, हमारी डिप्लोमेसी में कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है। हम पीपल टू पीपल टाइज पे पूरा फोकस करके चलते हैं, रूल कौन कर रहा है उसको साइड पे रखते हुए। तो आपने ये टर्की में भी ये पॉलिसी देखी, जब अर्थक्वेक आया तो भारत सबसे पहले पहुंच गया, जबकि हम जानते हैं कि टर्की की स्टेट पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाती है। तो हमें ये समझना है कि ये तालिबान वाला बुखार अब जो है धीरे धीरे इनका उतर गया है, क्योंकि वो मानते ही नहीं, डूरन लाइन को नहीं मानते। वो क्यों मानेंगे? मुझे ये बताओ, 1947 से सबसे पहले अगर आप भारत की बात करो, तो सबसे पहले कोई भी लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि आप अपनी बॉर्डर्स फाइनल करो, राइट। तो हमने वो ब्रिटिश मैप्स कट कॉपी पेस्ट किए, नेगोशिएट करा ही नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर ने ली ही नहीं। अफगानिस्तान का है, ईरान का है और पाकिस्तान का है, ठीक है, राइट। तो ये जो है पाकिस्तान का जो है ये अंत की शुरुआत है। तो बिल्कुल जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, उसको छोड़ो, लेट इट विल सफर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हमें कोई उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनके ऐसे ही टुकड़े हो जाने। और जहां तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सवाल है, जो मैं अपने ट्वीट्स में भी लिखता हूं कि हर एक डेट जो चाइना के साथ मीटिंग हुई वो क्लियरली कश्मीर वाली डेट्स हैं। दुनिया भर में अलग अलग तरह के आज बयान जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। एक तरफ जब इजराइल इतनी बड़ी संख्या में इंडियन ड्रोन्स ले रहा है और भी कुछ चीज़ों में इंडियन तकनीक का जो है वो सहारा ले रहा है, हालांकि इंडिया ने भी इजरायली तकनीक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया है। अब कई सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। जैसे हम अगर देखें इतिहास उठा के, तो एक समय पर सद्दाम हुसैन इराक का, फिर एक समय आया जब पाकिस्तान के ज़िया उल हक, और अब ईरान के इब्राहिम रईसी। ये कुछ वो लोग हैं, ये कुछ वो मर्दे मोमिन थे इस्लामिक जगत के, जिन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को ना सिर्फ चुनौती दी, ना सिर्फ इन्होंने अमेरिका को चुनौती दी, बल्कि इन्होंने अमेरिका के खिलाफ साजिशें रचने में भी कहीं से कमी कोई नहीं छोड़ी है। इन्होंने अमेरिकन जो एलाइज़ हैं उनके ऊपर छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े अटैक्स किए। और साथ ही साथ हम देखें, सद्दाम हुसैन ने भी एक समय पर कुवैत पे अटैक कर दिया था। अभी आप देखो, ये जो अपने हैं साहब इब्राहिम रईसी, इन्होंने इसराइल पे अटैक कर दिया था। और इसके पहले भी हम देखते हैं रहे तो सुन्नी वर्ल्ड पे और बाकी सब देशों पे इनके अटैक चलते रहे। इसराइल पर तो इन्हीं के द्वारा पोषित हमास ने कितने अटैक्स किए, कितने मासूम इजराइलियों की जान ली है, वो तो उसकी बात भी ना छिड़े तो बेहतर है, वरना उसकी बात निकलेगी तो और दूर तक जाएगी। बहरहाल बात करें यदि हम ईरान की, तो ईरान ने कहीं ना कहीं पापों का घड़ा भर गया था उसके।
एक तो ईरान के अंदर भी इब्राहिम रईसी जो थे वो अनपॉपुलर हो रहे थे, और ये पूरा एक सिस्टम है, एक मशीनरी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका ऐसे ही कुछ भी नहीं करता कि किसी भी दिन अचानक से किसी को उड़ा दे। पहले वो साल, 1.5 साल, 2 साल कितना अच्छा खासा समय लगाता है किसी भी नेता को अपने कंट्री में अनपॉपुलर करवाने के लिए, अलग अलग, और बहुत कोई मुश्किल काम भी नहीं है ये। किसी नेता को अगर अनपॉपुलर कराना हो तो आपको बहुत सारे ऐसे, अगर अभी आज के वर्तमान समय की हम बात करें तो कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनको लेके कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कई सारी ऐसी सो कॉल्ड आर्मी है, जिनको नाम कहने को इंडियन आर्मी से कोई लेन देन नहीं है इसका, लेकिन सो कॉल्ड आर्मी है, सो कॉल्ड कोई अलग पंजाब बनाना चाहता है, कोई अलग कश्मीर बनाना चाहता है, कोई तमिलनाडु अलग बनाना चाहता है, कोई अलग मणिपुर, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। इन सबको फंड करके बड़ी आसानी से इंडिया में भी इंस्टेबिलिटी लाने का काम यही लोग करते भी आए हैं, कोई और उसके पीछे नहीं रहा है। तो है एक अनपॉपुलर करते हैं नेता को, फिर उसका जब इनका मन होता है ये अचानक से उसको उड़वा देते हैं ताकि पब्लिक भी इतना ज़्यादा विरोध ना कर पाए। अब देखो, यदि इब्राहिम रईसी आज से 3 साल पहले ये दुर्घटना हुई होती, ये वाली जो हुई है, अगर 3 साल पहले हुई शायद ईरान की जो पब्लिक है वो सड़कों पर आती। लेकिन अभी ऐसा माहौल बन गया इब्राहिम रईसी के खिलाफ वाला कि किसी को कोई परवाह नहीं है, जिए हमारे किसी को लेना देना नहीं, ये तो पूरा मशीनरी के थ्रू सारे के सारे काम होते हैं।